अध्याय 19 डॉक्यूमेंट्री भाग 1 6 दिसंबर 2009 रविवार। अक्की, मानव और मैं मेरी दीदी के घर पर थे। वहां अखबार में पहले पेज पर हमने कुछ युवाओं की ग्रुप फोटो देखी। पूरा पेज उनके इंटरव्यू से भरा था। उनके ग्रुप का नाम था बैक बेंचर्स और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे। उनकी पहली फिल्म चाइल्ड मैरिज पर थी, जिससे उन्हें पहचान मिली। भोपाल में जिसने भी वो अखबार पढ़ा वो उस ग्रुप को जानता था। शाम को बैक बेंचर्स के बारे में बात करते हुए मैंने मानव को ऐसे ही एक ग्रुप बनाने का सुझाव दिया। उसने मेरी बात मान ली, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शूटिंग, उसकी लाइटिंग, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अक्की और मुझे बीटीवी की वजह से कैमरा एंगल्स और लेंस की थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन ना हमारे पास कोई टॉपिक था, न स्क्रिप्ट, और सबसे बड़ी बात, ना कोई कैमरा। हमने पूरी रात यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज देखकर बिताई। अगले दिन मानव के कॉलेज से आने के बाद हम नोबेल कैमरा हाउस गए और हमने कैमरे की कीमत पूछी। हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन ब्रांड्स के नाम जानते थे। 8 से 10 हैंडीकैम देखने के बाद हमें सोनी एसडी पसंद आया, जिसकी कीमत 24,000 रुपए थी। हमारे पास 2400 रुपए भी नहीं थे। हमने हर किसी को फोन किया। मैंने अपने गिटार स्टूडेंट्स से बकाया मांगा, अपने पूर्व कॉलेज के दोस्तों को कॉल किया, यहां तक कि काजल को भी। सारा दिन फोन करने के बाद हम फ्लैट पर टॉपिक डिस्कस करने गए। हमारे पास फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमें ऐसा टॉपिक चुनना था जिसमें खर्चा ना आए। हमने पूरी रात जीरो बजट टॉपिक्स ढूंढने में बिताई, लेकिन कुछ नहीं मिला। बिना सोए अक्की और मैं स्कूल गए और मानव कॉलेज। स्कूल में इंटरवल के दौरान दूसरी टीचर्स से बात करते हुए मुझे फिल्म का टॉपिक मिला। मुझे याद आया कि जब मैं उर्फी के साथ पिकनिक पर था, मैंने कुछ लोगों को कुल्हाड़ी लिए देखा था। मुझे यकीन था कि वो रातापानी टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित इलाके में पेड़ काटने जा रहे थे। स्कूल के बाद अक्की और मैंने दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए। रात 8 बजे तक हमें काजल, प्रिया, उर्फी मैडम और बाकी दोस्तों से मिलाकर 19,500 रुपए मिल गए थे। अब हमें 4,500 रुपए और चाहिए थे। कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने के बाद एक ही उम्मीद बची थी, मेरी दीदी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चले। मैंने दीदी को फोन किया, लेकिन उनके पास उस वक्त उतना कैश नहीं था। उन्होंने मुझे 5 मिनट इंतजार करने को कहा। 10 मिनट बाद जीजा जी का कॉल आया। उन्होंने मुझे भूरा टी स्टॉल पर मिलने को बुलाया। वहां जीजा जी ने मुझे 5,000 रुपए दिए। बिना वक्त गंवाए अक्की, मानव और मैं नोबल कैमरा हाउस गए और हमारा पहला कैमरा सोनी हैंडीकैम हासिल किया। 12 दिसंबर 2009। मानव, अक्की और मैंने लोकेशन देखने के लिए आमचाकला डैम जाने का प्लान बनाया। हम अपना सोनी हैंडीकैम साथ लेकर गए। हम सुबह 6 बजे वहां पहुंचे। 3 घंटे बैठने के बाद हमें रामप्रकाश और बड़े लाल नाम के 2 लड़के मिले। हमने उनसे बात की और जितनी हो सके उतनी जानकारी लेने की कोशिश की। पहले तो वो झिझके, लेकिन मानव जानता था कि ऐसी स्थिति को कैसे संभालना है। 2 घंटे के भीतर वो हमारे दोस्त बन गए। हमने साथ में दोपहर का खाना खाया। उन्होंने हमें बताया कि वहां बहुत से लक्कड़हारे हैं जो रातापानी रिजर्व क्षेत्र से अवैध रूप से हरे पेड़ काटते हैं। वो सब दोपहर 4 बजे के आसपास आते हैं और जंगल के अंदर 10 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और रात 10 बजे के आसपास वापस लौटते हैं। उन्होंने हमें रास्ता तो दिखाने से मना कर दिया, लेकिन वो हमें लकड़हारे दिखाने के लिए राजी हो गए, जिनका हम पीछा करके जंगल में जाने का रास्ता ढूंढ सकते थे। उस पूरी जानकारी की हमें 200 रुपए लागत लगी। उन्होंने जंगल में जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो एक खतरनाक जगह थी। लक्कड़हारे और जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। उन्होंने हमें चेतावनी दी और सलाह दी कि हम अपने जोखिम पर और कुछ हथियारों के साथ ही जंगल में जाएं। हम रामप्रकाश और बड़े लाल के साथ एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए, जहां से हम लक्कड़हारों को देख सकते थे। दोपहर 3:30 बजे के आसपास हमने लक्कड़हारों को कुल्हाड़ी और पानी के डिब्बे अपने कंधों पर लिए हुए देखा। उस ग्रुप में पुरुष और महिला दोनों थे। मैंने फिल्म के लिए चट्टान के पीछे से कुछ हिस्से शूट करने की कोशिश की। हम उस दिन उन लकड़हारों का पीछा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कोई हथियार नहीं था।
और हम 20 किलोमीटर चलने के लिए बहुत थके हुए थे। इसलिए हम अगले दिन शूटिंग करने का फैसला करके भोपाल वापस चले गए। रात में अक्की को घर से फोन आया। उसे पता चला कि उसकी माँ बीमार हैं और उनकी देखभाल करने वाला वहां कोई नहीं था। इसलिए अक्की ओवरनाइट एक्सप्रेस से इटारसी चला गया। 3 लोगों के ग्रुप में हमने पहले ही दिन एक को खो दिया। हम शूटिंग में देरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारे दिल में कुछ करने की आग जल रही थी। ऊपर से मानव का कॉलेज और हमारा स्कूल भी था। इसलिए मानव और मैंने वहां जाकर शूट करने का फैसला किया। अगले दिन दोपहर 12 बजे के आसपास हम चाकू और एक लोहे की रॉड के साथ वहां पहुंचे। रामप्रकाश और बड़े लाल हमें रास्ता दिखाने के लिए वहां थे। उन्होंने हमसे फिर से 200 रुपए लिए, इस बार एडवांस में। उन दोनों ने हमें एक जगह लाकर छोड़ दिया जहां से हम लकड़हारों को आसानी से देख सकते थे और उनका पीछा कर सकते थे। दोपहर 3 बजे के आसपास हमें वो मिला जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लकड़हारे आने लगे। हमारी मदद करने की बजाय रामप्रकाश और बड़े लाल ने हमें धोखा दे दिया। घर जाएंगे सरकार, बड़े लाल ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। टट्टी आ रही है, उसने कहा। हालांकि उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे टट्टी आ रही है, लेकिन वो घर जाना चाहता था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हमारे पास बहस करने का समय नहीं था क्योंकि लकड़हारे लगातार जंगल के अंदर जा रहे थे। ठीक है, तू जा, रामप्रकाश हमें रास्ता दिखाएगा, मानव ने कहा। अकेला न रुकूंगा मैं, रामप्रकाश ने जवाब दिया। चूंकि उसने अकेले रुकने से मना कर दिया तो हम समझ गए कि वो दोनों जाना चाहते थे। हमारा पैसा बर्बाद हो चुका था और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने उन्हें जाने दिया। अब मानव और मैं अकेले थे। समस्या ये थी कि अगर हम लकड़हारों का पीछा करके शूट कर भी लें तो वापस रास्ता कैसे ढूंढेंगे। फिर भी हमने उनका पीछा करना शुरू किया। 10 से 12 किलोमीटर तक लगातार भागना और छिपना मुश्किल था। हमारे पास केवल एक पानी की बोतल थी जिसमें 1 लीटर पानी था, जो हमारे लिए एक समस्या पैदा करने वाला था। एक जगह लकड़हारे रुके और काटने के लिए पेड़ चुनने लगे। तब तक हम अपनी बोतल का लगभग पूरा पानी खत्म कर चुके थे और आगे पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। हमने वहां जो देखा वो अविश्वसनीय था। वो सूखे पेड़ों की जगह हरे पेड़ काटने लगे। थोड़े ही समय में पूरे इलाके में उनकी कुल्हाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। मैंने पूरे सीन को शूट करना शुरू कर दिया, जबकि मानव ट्राइपॉड खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। अलग अलग एंगल्स से 2 घंटों तक शूटिंग करने के बाद हमारे कैमरे की बैटरी खत्म होने लगी। सूरज डूब रहा था, लेकिन हमारे पास कट अवे शॉट्स और जंगल से बाहर लकड़ी ले जाते हुए लकड़हारों के शॉट्स नहीं थे, जिसका मतलब था कि हमें शूटिंग के लिए फिर से आना पड़ेगा। बैटरी आखिरकार खत्म हो गई और उस दिन का काम पूरा हो गया। अब सवाल था, जंगल से बाहर कैसे निकलें? हमारे पास एक ही विकल्प था, लकड़हारों के वापस आने का इंतजार करना और उनका पीछा करना। बिना पानी के 12 किलोमीटर चलना मुश्किल लग रहा था। हम बस 2 घंटे तक अंधेरे में बिना पानी और बातचीत के चुपचाप बैठे रहे। रात 8:30 बजे के आसपास लकड़हारे वापस चलने लगे। तब तक हम वहां के मच्छरों और कीड़ों से बुरी तरह परेशान हो चुके थे। बिना पानी और रोशनी के चलना मुश्किल था। हमने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उनके सिर पर लकड़ियों का बोझ होने के बावजूद वो पहले से ज्यादा तेजी से चल रहे थे। हमारे पास उनकी स्पीड से चलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। करीब 5-6 किलोमीटर चलने के बाद मानव और मैं चलने में असमर्थ महसूस करने लगे। पत्थरों और लकड़ी के कांटों को अनदेखा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत अंधेरा था। हमारे पैरों में दर्द होने लगा। मानव के बाएं पैर की उंगली में एक बड़ा सा कांटा घुस गया था, जिसके बाद वहां से खून बहने लगा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी थी। 3 किलोमीटर और चलने के बाद मानव ने उल्टी की। वो बीमार होता जा रहा था। हम बेबस थे। हम अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में से एक का सामना कर रहे थे। हम रात 10-20 के आसपास जंगल से बाहर पहुंचे। हम टूट चुके थे। जंगल से बाहर निकलते ही लकड़हारे मिस्टर इंडिया हो गए थे। 10 मिनट आराम करने के बाद
हम उस इलाके से बाहर गए और 2-2 लीटर की पानी की बोतल खत्म कर दी। उस दिन हमने जिन मुश्किलों का सामना किया था, उसकी वजह से खुद को हम उस पल में दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस कर रहे थे। फ्लैट पर पहुंचने के बाद हमने रशेस देखे। वो अच्छे थे। हमें वो सब कुछ मिल गया था जो हम दिखाना चाहते थे। मैंने अक्की को ये बताने के लिए फोन किया। वो अस्पताल में था। उसकी मां को पीलिया हो गया था और उनकी देखभाल करने वाला वहां कोई नहीं था। अक्की के छोटे भाई को किसी के लिए कोई भावना नहीं थी, इसलिए उनकी देखभाल करना अक्की की जिम्मेदारी थी। मैंने उसे शूटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसे 1 हफ्ते और वहां रहना था, जिसका मतलब था कि मैं स्कूल भी नहीं छोड़ सकता था। हम शूटिंग में देरी भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने अगले हफ्ते अपनी शूटिंग पूरी करने का फैसला किया। इस हफ्ते के बीच में हम नैरेटिव स्ट्रक्चर और उन शॉट्स पर काम कर रहे थे जिनकी हमें फिल्म में जरूरत थी। हमने राकेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को ढूंढा जो भोपाल में एक वीडियो एडिटर था। वैसे तो वो शादियों के वीडियो एडिट करता था, लेकिन फिल्मों में दिलचस्पी रखता था और हमारी डॉक्यूमेंट्री एडिट करने के लिए काफी एक्साइटेड था। उसने कम पैसों में हमारी डॉक्यूमेंट्री को एडिट करने के लिए हाँ कहा, इसलिए हमने उसे फाइनल किया और उसे अपने रशेस दे दिए। स्कूल के बाद बिना समय बर्बाद किए हमने अपना कैमरा, ट्राइपॉड और हथियार लिए और आखिरी शॉट्स लेने के लिए फिर से जंगल गए। दोपहर 2 बजे हम अपनी जगह पहुंचे, इस बार 5 लीटर पानी के साथ। रूटीन के मुताबिक लकड़हारे वहां पहुंच गए। हमने कैमरा ऑन किया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इस बार वो 7 थे। हमने उनका अंत तक पीछा किया। उन्होंने वही रास्ता लिया, लेकिन इस बार वो थोड़ी और दूर गए। हमें जंगल में लकड़हारों के घुसने के शॉट्स मिल गए थे। अब हमें केवल जंगल से बाहर लकड़ी ले जाते हुए उनके शॉट्स चाहिए थे, जिसके लिए हमें देर रात तक इंतजार करना पड़ा। हम आराम करने के लिए दूर एक पेड़ के नीचे बैठे। वहां हमें कुछ शोर सुनाई दिया। हम डर गए। हमने अपना हथियार लिया और आवाज का स्रोत ढूंढना शुरू किया। हमारा जंगल से बाहर निकलने का कोई मूड नहीं था। मानव मुझे उस जगह से जाने के लिए जोर दे रहा था क्योंकि उसे कुछ गलत महसूस हो रहा था। लेकिन फिल्म को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए हमें उन एंड शॉट्स की बहुत जरूरत थी। हमने अपनी जिज्ञासा का पीछा किया और फिर हमें एक झटका लगा। वो एक हिरण था। दुर्भाग्य से हम उसका वीडियो नहीं बना पाए। हम पूरी तरह से सदमे में थे। हमें कोई अंदाजा ही नहीं था कि हम कितनी दूर आ गए थे। अगर वहां एक हिरण था तो वहां दूसरे जानवरों की प्रजातियां भी हो सकती थीं। जब तक हमने हिरण को नहीं देखा, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम क्या करने जा रहे थे। जिस इलाके में जंगली जानवर थे, वहां पेड़ों की कटाई हो रही थी। यह भी संभव था कि वो जानवरों को मारकर उनकी तस्करी करते हों। यह सब उस जगह के फॉरेस्ट रेंजर्स को पता चले बिना कैसे हो सकता था? ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता था। हम दिन और फिल्म के आखिरी हिस्से को शूट करने के लिए अपनी पिछली जगह वापस गए। रात 8 बजे वो लकड़ियों को पैक करने लगे। हमने अपना कैमरा रोल किया और उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। हमारे पास एकमात्र रोशनी उनके पास की लालटेन थी, इसलिए हमें उन्हें जितना हो सके उतना करीब से शूट करना था। रात में शूट करना मुश्किल था क्योंकि पर्याप्त रोशनी नहीं थी। हमें कुछ बेहतरीन शॉट्स मिले जिनका हम इस्तेमाल कर सकते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद लकड़हारों में से पति पत्नी का एक जोड़ा पानी पीने के लिए वहां रुका और हमें शूट करने का एक अच्छा मौका मिला। उन्हें शूट करते हुए एक महिला ने हमें देखा। उसने बहुत ही अजीब तेज आवाज निकाली। वो हमसे लगभग 20 मीटर दूर थी। उसकी आवाज सुनने के बाद उन सब ने भी वही आवाज निकालना शुरू कर दिया। हम बुरी तरह से डर गए थे। उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। हम भागने लगे। पानी की बोतल वहीं गिर गई। मुझे अपने पेरेंट्स और काजल की याद आ रही थी। मुझे लगा कि यह हमारे जीवन का अंत था। बिना रुके हम लगातार भागते रहे। मानव मुझे जंगल से बाहर निकलने के लिए एक नया रास्ता दिखा रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने दूसरे रास्ते से जाने के लिए क्या हिसाब लगाया था, लेकिन मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टॉर्च की मदद से हम भागने की कोशिश कर रहे थे। आधा घंटा भागने के बाद हमने हार मान ली। हमें प्यास लगी थी और फिर से हमारे पास पानी नहीं था। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम कहां थे और बाहर निकलने में कितना समय लगेगा।
हम आराम के बारे में सोचकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते थे। मानव को यकीन था कि हम कहां जा रहे थे। हम दोनों बहुत तनाव में थे और डरे हुए थे। हमें लकड़हारों का डर था कि अगर वो हमें मिल गए तो क्या होगा। हमें जंगली जानवरों का डर था कि अगर वो आ गए तो क्या होगा। और हमें पानी का डर था कि अगर हम प्यास से मर गए तो क्या होगा। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में नाच रहे थे। हम उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते थे। हम चलते रहे। हम पानी के लिए मर रहे थे। केवल चलने की वजह से हमारी उम्मीद बनी रही। हम 40 मिनट और चले और हमें एक गांव की रोशनी दिखी। हालांकि इसमें हमें दुगना समय लगा, लेकिन हम सही रास्ते पर थे। हम वहां से भागने लगे। 15 मिनट में हम जंगल से बाहर थे। सुबह 1 बज रहे थे। आखिरकार हम अपनी बाइक के पास गए जिसे हमने गांव में पार्क किया था, और उस इलाके से बाहर निकल गए। हम सीधे पंजाब दा तड़का ढाबा पर गए जो हमारे इलाके के करीब ही था। हम पूरी तरह से थक गए थे। हमें बहुत से कीड़ों ने काट लिया था। हम कुछ भी खाने पीने में असमर्थ थे। मुझे नहीं पता कि हमें क्या हुआ था, लेकिन हमारे शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। पानी पीने के बाद हमने खाना ऑर्डर किया। खाना खाना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह हमारे लिए जरूरी भी था। खाने के बाद मानव ने उल्टी कर दी। हम में खड़े होने तक की ताकत नहीं थी। हमने ढाबे में 1 घंटे आराम करने का फैसला किया। हम खटिया पर गिर गए और सो गए। 1 घंटे के बजाय ढाबे वाले ने हमें सुबह 5 बजे उठाया। हम दोनों को बुखार हो गया था। किसी तरह हम अपनी बाइक से फ्लैट तक पहुंचे और बिस्तर पर गिर गए। दोपहर 2 बजे अक्की इटारसी से आया। उसने हमें जगाया। स्कूल और कॉलेज का क्या? अक्की ने पूछा। हमने उसे पूरी घटना सुनाई। वो हमें डॉक्टर के पास ले गया। असल में हमें जहरीले कीड़ों ने काट लिया था, जिसकी वजह से हमें लाल दाने और बुखार हो गया था। पूरी घटना सुनने के बाद डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन दिया और कुछ गोलियां दी। हमने अपने अगले 3 दिन बिस्तर पर ही बिताए। 23 दिसंबर 2009। बिस्तर पर हमने पूरी फिल्म के लिए वॉइस ओवर बनाया। हमारे स्कूल में 1 हफ्ते की सर्दियों की छुट्टी थी। मैंने भी अपने गिटार के छात्रों के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी की घोषणा कर दी। दिवाली के बाद मैं काजल से सिर्फ 1 बार मिला, जब मुझे पैसों की जरूरत थी। शूटिंग की वजह से मैं उसके कॉल को अनदेखा कर देता था और उसे वापस कॉल करना भूल जाता था, जिससे वो परेशान हो जाती थी। मैंने उसे ये भी नहीं बताया था कि मुझे बुरी तरह से बुखार था। उसकी छुट्टियां थीं और वो चाहती थी कि मैं उसके साथ समय बिताऊं। मैं भी उससे मिलना चाहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं फिल्म को पूरा करना चाहता था। मुझे पता था कि हर बीतते दिन के साथ वो और ज्यादा पेड़ काट रहे थे। हर दिन हमें कई पेड़ों की जान गंवानी पड़ रही थी। बस काजल को खुश रखने के लिए क्रिसमस से 1 दिन पहले मैं उससे मिलने गया। मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी केडी। तुम बदल गए हो, काजल ने बिना हाय हेलो के कहा। सॉरी, मैंने जवाब दिया। खुद को देखो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है? उसने पूछा। मैं गंदी पीली टी शर्ट और गंदी जीन्स में उससे मिलने गया था। मैं डॉक्यूमेंट्री के बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम कर रहा था और लेट हो गया था। मैं उसे टीओआई ले गया था। तुम हर बार इसी रेस्टोरेंट में क्यों लाते हो? उसने पूछा। बस यूं ही, मैंने जवाब दिया। ये एक शांत डेट थी। हम दोनों ने डोसा ऑर्डर किया। डोसे के बाद उसने मुझे एक टी शर्ट गिफ्ट की। मैंने टी शर्ट लेते हुए कहा, चलो ड्राइव पर चलते हैं। नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है। फॉर्मल मत बनो, उसने जवाब दिया। मैं जानता था कि गलती मेरी थी। मैं ही अपने रिलेशनशिप को हल्के में ले रहा था, लेकिन वो मुझे सुधरने का मौका नहीं दे रही थी। बिना कुछ कहे मैं रेस्टोरेंट और उसका गिफ्ट छोड़कर चला गया। इसके बाद हमने 1 महीने तक बात नहीं की।